गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस पे। हम लोग बात कर रहे थे एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज हम उसी सिलसिले में बात करते हैं अगले टॉपिक की, एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। जैसा कि देखिए, जैसा कि हेडिंग है उसी हेडिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये क्या कह रहा है और कैसे वाक्य मिलेंगे जिसको हमें जोड़ करके दो वाक्यों को जोड़ के एक का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल से बेसिक से लेके चलिए, एकदम कंसेप्ट को जब एक बार समझ लेंगे ना तो कोई भी सेंटेंस आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा। देखिए, अब कंपैरिजन मतलब होता है तुलना प्रकट करना। तो जाहिर सी बात है, दो वाक्य दिए गए होंगे हमें, उन दोनों वाक्यों से या तो दो व्यक्तियों के मतलब दो सब्जेक्ट होंगे, दोनों सब्जेक्ट का आपस में कंपैरिजन बताया जाएगा। अब या तो दोनों व्यक्ति हों, या तो दोनों स्थान हो, या तो दोनों वस्तु हो। क्लियर हो गया? जब दो वाक्य आपको दिए जाएंगे तो दोनों वाक्यों के जो कर्ता होंगे, सब्जेक्ट होंगे, या तो दोनों पर्सन हो, व्यक्ति हो, या तो प्लेस हो, या तो कोई थिंग हो। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन दिखाया जाएगा। अब तुलना दिखाने के लिए हमारे पास इतने शब्द होते हैं। देन माने होता है अपेक्षाकृत। आप सबको पता है इसका प्रयोग हमेशा उस समय होता है कि जब वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इसे देखिए, सो माने होता है इसलिए। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है कि जब दिए गए दोनों वाक्यों में से तुलना तो हो, लेकिन एक वाक्य से कारण का पता चले, दूसरे वाक्य से परिणाम का पता चले। इस सो का प्रयोग आप वहां करेंगे। अब देखिए, एज इतना जितना कि, अब इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि दिए गए दोनों वाक्यों के कर्ता दोनों वाक्य अफर्मेटिव में होना चाहिए, और दोनों वाक्यों से जो तुलना हो रही है ना, दोनों की तुलना इस प्रकार से हो कि दूसरे वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द आ रहा है जो उस दूसरे वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट की तुलना पहले वाक्य के सब्जेक्ट से ही कर रहा है। कि मतलब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज इक्वली इंटेलिजेंट। राम बुद्धिमान है, श्याम उतना ही बुद्धिमान है। तो कोई ऐसा शब्द मिलेगा जो ऐसा बताएगा कि पहले वाक्य के सब्जेक्ट से दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट की तुलना हो रही है, तो वहां पे आप एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, सो एज इतना कि। अब देखिए, इसका प्रयोग हम निगेटिव में करते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक वाक्य अफर्मेटिव हो और दूसरा वाक्य निगेटिव हो। और दूसरा वाक्य अगर निगेटिव नहीं रहता है तो उसमें ऐसा कोई शब्द आता है जैसे लेस हो। ठीक है, लेस एक ऐसा शब्द है जो निगेटिव का भाव निकालता है। ठीक है, राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज लेस इंटेलिजेंट। अगर इस तरह का वाक्य हो तो हमें दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमेशा सो एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप सबको? तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, आपको और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं। तो आपको अब से दिमाग में यही रखना है कि इस विधि का प्रयोग हम वहां करेंगे जब दोनों वाक्यों से कंपैरिजन का पता चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे हम सब। चलिए, पहला एग्जाम्पल अपना है, सीता इज इंटेलिजेंट, स्टॉप हो गया। दूसरा है, सरला इज इक्वली इंटेलिजेंट। इज इक्वली अब देखिए, ये वाक्य है आपका, दोनों सिंपल सेंटेंस है। सीता इज इंटेलिजेंट, सरला इज इक्वली इंटेलिजेंट। तो मैंने आपको अभी भी बताया
कि दोनों वाक्यों से दो व्यक्तियों की, देखिए दो व्यक्तियों की तुलना प्रकट होगा या दो स्थानों की तुलना प्रकट होगा या दो वस्तुओं की तुलना प्रकट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो व्यक्तियों की, देखिए एक सरला, एक सीता है, एक सरला है, दोनों लड़कियां हैं। अच्छा, सीता इज इंटेलिजेंट, सीता बुद्धिमान है। सरला इज इक्वली इंटेलिजेंट, सरला भी उतनी ही बुद्धिमान है। यहाँ पे इक्वली शब्द आ गया, हो सकता है या आल्सो का प्रयोग भी हो सकता है। आल्सो जब आएगा तो यहाँ आएगा सरला इज आल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो इक्वली की जगह पर आ जाएगा आल्सो। तो मतलब मेरे कहने का दूसरे वाक्य में ऐसा कोई इक्वली या आल्सो जैसा ऐसा कोई शब्द आए जो ये बता रहा हो कि ये दूसरा व्यक्ति जो दूसरे वाक्य में आया हो वो भी उतना ही बुद्धिमान है, ये चीज। ठीक है, तो हमें हमेशा एज का प्रयोग करना है। अब देखिए आप कैसे प्रयोग करेंगे एज। एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, अगर ऐसे वाक्य आपको मिल जाते हैं तो आप कैसे जान लेंगे कि हमें इसी विधि का प्रयोग करना है। हमेशा इस बात का ध्यान देना बेटा कि दोनों वाक्यों में जो एडजेक्टिव होगा वो एक ही होगा। यहाँ पे जरा देखो, इंटेलिजेंट है इस पहले वाक्य में, दूसरे में भी इंटेलिजेंट है, तो तुरंत आप जान लीजिएगा ये कंपैरिजन है, तुलना प्रकट कर रहा है। और हमें 100% तुलना प्रकट करने वाले किसी न किसी कंजक्शन का प्रयोग करके हमें एडवर्ब क्लास बना करके दोनों वाक्यों को ऐड करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्लियर है ना। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम जोड़ेंगे कैसे। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, पहले वाक्य के सब्जेक्ट को और क्रिया को एक साथ उतारिए। अब हमने क्या किया, सीता इज, ठीक है, ये हमने उतार लिया। अब यहाँ पे एज का प्रयोग करिए आप, एज हमने लगा दिया। ये जो विशेषण है इसको यहाँ लाइए, इंटेलिजेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। सीता इज एज इंटेलिजेंट। अब फिर एज यहाँ लगा दीजिए, एज, यहाँ तक समझ में सबको आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इज हटा देंगे, इक्वली हटा देंगे और इंटेलिजेंट हटा देंगे। क्योंकि कारण क्या है कि बेशक इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं लेकिन ये एडजेक्टिव में एक ही बार यूज करेंगे एज और एज के बीच में। अब ये दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दीजिए, बस ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सरला ऐसे बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, एक एक एग्जाम्पल ठंडे दिमाग से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, मैं परिश्रम आपके लिए कर रहा हूँ, कठिनाई क्यों पैदा हो जाएगी भाई। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल और लाजवाब है। दिस ब्रेड इज सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। आगे क्या कर रहा है, दैट इज इक्वली सॉफ्ट, दैट इज इक्वली सॉफ्ट। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक से अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट ये एडजेक्टिव है, इसमें भी यही भी एडजेक्टिव है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमें एक कंपैरिजन पता चल रहा है और कंपैरिजन बताने के लिए हमें किसी न किसी कंजक्शन का प्रयोग करना है। दूसरा देखिए, दूसरा ट्रिक क्या है, दिस ब्रेड इज सॉफ्ट, ये असर्टिव सेंटेंस है, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखिए दैट इज इक्वली सॉफ्ट, मतलब ये कह रहा है कि यह, एक मिनट यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो रहा है, दैट ब्रेड कर लेते हैं, ठीक है, दैट ब्रेड इज, ठीक, दैट ब्रेड इज, चलो ठीक है, दिस ब्रेड इज सॉफ्ट, दैट ब्रेड इज इक्वली सॉफ्ट। ठीक है, ये वाक्य अपना है। अब देखिए दोनों वाक्य हमारे असर्टिव है। एक चीज मैंने बताया, दोनों वाक्य में देखिए आया क्या है, एडजेक्टिव के रूप में सॉफ्ट आया है।
अभी पहला वाक्य अफर्मेटिव है, दूसरा भी अफर्मेटिव है। दिस ब्रेड इज सॉफ्ट, मतलब यह रोटी मुलायम है। दैट ब्रेड इज इक्वली सॉफ्ट, मतलब वह रोटी भी उतनी ही मुलायम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बता रहा है, यहाँ पे आल्सो आ जाए या इक्वली आ जाए, मतलब इन दोनों शब्द के अतिरिक्त कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है जो ये बताए कि पहले वस्तु की जो क्वालिटी है या पहले व्यक्ति में जो क्वालिटी है वही क्वालिटी दूसरे व्यक्ति या वस्तु में भी है। ठीक है, तो हम एज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले दूसरे वाक्य को क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट को और वर्ब को हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा दिस ब्रेड इज। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। कारण क्या है बेटा, दोनों अफर्मेटिव में है। अगर ये निगेटिव होता तो हम सो एज का प्रयोग कर लेते। ठीक है ना। चलिए, दिस ब्रेड इज एज सॉफ्ट एज। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, दिस ब्रेड इज एज सॉफ्ट मैंने लिख दिया। अगर हम यहाँ पे दैट ब्रेड लिख देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कारण क्या है कि ये जैसा कि ये नियम है कि एक वाक्य में एक ही संज्ञा को 2 बार या 2 से अधिक बार नहीं लिख सकते, मतलब 2 बार या 1 से अधिक बार नहीं लिख सकते। तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे हमें ब्रेड दिखाना है। अगर हम ऐसा कर दें, दिस ब्रेड इज एज सॉफ्ट एज दैट, तो रॉन्ग हो जाएगा। दैट के बाद आप ब्रेड की जगह पे 1 का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, दैट 1 वो, यानी इस तरह से होगा, दिस ब्रेड इज एज सॉफ्ट एज दैट 1। रीजन ये है कि अगर ये सिंगुलर नंबर में है तो 1 का प्रयोग करिएगा, अगर प्लूरल में हो जाएगा तो 1 का प्रयोग कर दीजिएगा। प्लूरल में तो 1 का प्रयोग कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे दैट में टी में भूल गया, सेकंड, दैट 1, सॉरी, इसके लिए दैट 1 ऐसे होगा। ठीक है ना। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने रूल की तरफ आगे बढ़ते हुए। इस तरह के नियम में बहुत ही सावधान आपने रहना है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला नियम देखते हैं। अब नियम जानने से बेहतर है जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप करोगे उतने ज़्यादा नॉलेज क्रिएट करेंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे किया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उसी तरह के सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं। लता इज मोर इंटेलिजेंट। फुल स्टॉप। आई एम लेस इंटेलिजेंट। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस, आई एम लेस आई एम लेस इंटेलिजेंट। ठीक है, लता इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। ये 2 तरह के सेंटेंस है। मैंने बताया था कि एक अफर्मेटिव हो दूसरा भी अफर्मेटिव हो तो एज का प्रयोग कर दीजिए, लेकिन दूसरी वाक्य में इक्वली या आल्सो जैसा कोई शब्द आना चाहिए। अब इसमें देखिए इसका क्या पहचान, यहाँ पे देखिए लेस आएगा या ये वाला वाक्य निगेटिव होगा। क्लियर है। यहाँ पर अगर यहाँ पे लेस आएगा, इस वाले एडजेक्टिव के पहले मोर जरूर आएगा। ये दोनों चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। लता इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पे मोर, अब ये देखिए दोनों एडजेक्टिव एक साथ हैं, तो हम सो एज का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य के कर्ता और क्रिया को उतार लेंगे। ये हो जाएगा लता इज। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ इसमें 1 मिनट, क्या मैंने बता दिया, सो एज का प्रयोग नहीं होगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सो एज का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां पे पहला वाक्य अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा, यहाँ पे मोर का प्रयोग किया गया है, मोर का, यहाँ पे लेस आया है। तो बेटा ऐसे वाक्य को बनाने के लिए आप जब भी बनाएंगे ना तो देन का प्रयोग करिए। ठीक है, लता इज मोर इंटेलिजेंट यहाँ तक ले आइए, पहले वाक्य को इसी रूप में उतारिए, मोर इंटेलिजेंट। यहाँ देन लगा दीजिए। ठीक है, देन
आई एम यहीं तक होना चाहिए, क्योंकि ये लेस हटेगा, इंटेलिजेंट को दो बार हम लिख नहीं सकते, तो हो जाएगा देन आई एम। इस तरह से इस वाक्य को हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, योर, ये आर है, योर सिस्टर इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। ये देखिए, योर सिस्टर इज इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। दिख रहा है सबको? चलिए देखिए, पहला वाक्य असर्टिव है, दूसरा वाक्य निगेटिव है। यहाँ पे ये देखना, ये चीज जरूर देखते रहिएगा। ये जो एडजेक्टिव होगा ना, दोनों वाक्य में दिया गया एडजेक्टिव कॉमन होगा हमेशा। दो मतलब कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में आया हो। ठीक है, मैथ तो पढ़ते होंगे आप लोग ना। देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों जगह आया। ठीक है, एक निगेटिव हो गया, दूसरा अफर्मेटिव में। तो इस प्रकार के वाक्य को जब हम बनाएंगे ना, तो ये निगेटिव वाले वाक्य को आप प्रिंसिपल क्लास बना लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे बना रहे हैं। यू आर नॉट, अब सो एज का प्रयोग करेंगे आप। मैंने बताया कि एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव, तो निगेटिव वाले वाक्य को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लास बना लेंगे और यहाँ पे सो एज का प्रयोग करेंगे। नॉट सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो गया, यहाँ पे एज लगा दीजिए, एज। ठीक है, योर सिस्टर एज कर लीजिए, या योर यहाँ पे देखिए, योर सिस्टर इज तक लिख सकते हैं वाक्य को, या योर सिस्टर तक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, योर सिस्टर फुल स्टॉप लगा दीजिए, या एज लिख दीजिए तो भी सही है। यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज योर सिस्टर, ऐसे बनेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला कंसेप्ट अपना ये है कि मैंने आपको प्रयोग किसका किसका बता दिया, एज का बता दिया, देन का प्रयोग बता दिया कहाँ पे करेंगे, और सो एज का प्रयोग बता दिया कहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट छूटता है आपका, सो का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको देखिए, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए, श्याम was found guilty, श्याम was found guilty, फुल स्टॉप हो गया। अगला सेंटेंस, he was punished, he was punished, ये है वाक्य आपका। ठीक है, मार्कर बदल देते हैं, इसमें इंक कम लग रहा है। श्याम was found guilty, he was punished। इसमें देखिए कंपैरिजन है कि क्या है। अब सो का प्रयोग हम जब भी करेंगे एक एडवर्ब क्लास बनाने के लिए, तो हमें दोनों वाक्यों से ये पता होना चाहिए कि दोनों में आपस में कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। अब देखिए पहले वाक्य में क्या है, श्याम was found guilty, श्याम को अपराधी पाया गया, तो ये कारण है, ये कारण बता रहा है कि श्याम को अपराधी पाएगा, उसी का परिणाम क्या हुआ, he was punished, उसे सजा दी गई। जब अपराधी पाया गया तभी तो उसे सजा दी गई, तो इसीलिए हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए सो का प्रयोग करेंगे। अब सो का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, जो परिणाम बताने वाला वाक्य है। ठीक है, जो परिणाम बताने वाला वाक्य है उसके पहले आप सो का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है
कि जो रीजन बता रहा है, जो कारण बता रहा है, उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज बना लीजिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, श्याम was found guilty। ठीक है, अभी हमको प्रिंसिपल क्लॉज बना ली। अब सो से यहां जोड़ेंगे, सो ही was punished। इस तरह से ये वाक्य बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। दूसरा अपना विधि है, देखिए, एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध, ठीक है। तो विरोध बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं? दाऊ, यद्यपि, फिर भी, आल दाऊ, आल दो इसे पढ़ते हैं, ये दाऊ ये आल दो, यद्यपि फिर भी, दोनों का अर्थ एक ही जैसा है। इवन इफ तो भी, या चाहे, ठीक है। अब दोनों के प्रयोग में अंतर है, तीनों के प्रयोग में अंतर है आपस में। तो सबसे पहले बेसिक चीज हम समझते हैं कि मतलब इन तीनों कंजक्शंस का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, ये तीनों कंजक्शंस हम लगाएंगे कहाँ पे, सेंटेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए, कंट्रास्ट का मतलब विरोध बताने वाले, इसका मतलब दो सेंटेंस ऐसे दिए गए हों जिनमें आपस में कंट्रास्ट हो, विरोध हो, ठीक हो, विरोध या अंतर बताने वाले सेंटेंस होने चाहिए। अब क्या है कि इस विधि का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जब दो ऐसे वाक्य दिए गए हों, दोनों वाक्यों से एक ही व्यक्ति के दो विरोधी गुणों का वर्णन किया गया हो। मतलब कहने का मेरे, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो और उसी की दो क्वालिटी बताई गई हो, दो अपोजिट क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे एक ऑनेस्ट है तो दूसरा डिसऑनेस्ट होना चाहिए, एक रिच है तो दूसरा पुअर होना चाहिए, इस तरह से अपोजिट क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस विधि का प्रयोग हमेशा उस समय करते हैं जब एक ही व्यक्ति के दो विरोधी गुणों का वर्णन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट, इस कंजक्शन का प्रयोग करके हम दो वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। तो अब रही बात ये दाऊ का, आल्दो का और इवन इफ का प्रयोग जिस भी सेंटेंस के पहले आप करेंगे वही एडवर्ब क्लॉज बन जाता है, ठीक है बाबू। चलिए, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इस दाऊ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना, ये आल्दो का प्रयोग कहाँ करते हैं और इवन इफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये चीज देखना है। तो आप सिंपल सी बात जान लीजिए, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये आल्दो का प्रयोग आप हमेशा वाक्य के प्रारंभ में करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, एक वाक्य के पहले आल्दो लगा देंगे और पूरे वाक्य में कोई परिवर्तन किए बिना ऐसे उतार लेना है, ठीक है ना। पूरे वाक्य को ऐसे कोई परिवर्तन किए बिना आपको ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है ना। हाँ, उतार लीजिए, सिर्फ सब्जेक्ट को पहला अक्षर इस्तेमाल कर दीजिएगा। उतार लिया आपने, उसके बाद दूसरे वाक्य को कामा लगा करके, कॉमा ये वाला होता है ऐसे, ये कामा लगा करके दूसरे वाक्य को ऐसे उतार लीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब ये दाऊ और इवन इफ में अंतर में क्या है, अब इन दोनों का प्रयोग जब भी आप करिएगा ना, उन दोनों में से किसी भी वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बना सकते हैं, तो आप इन दोनों का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में करिएगा, ठीक है। दोनों को वाक्य के बीच में प्रयोग करते हैं, कामा नहीं लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, इसका प्रयोग हमेशा प्रारंभ में करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्यों क्लियर नहीं होगा, आप ध्यान से देखिए, समझिए, बस वही हमेशा के लिए निर्देश है हमारी तरफ से आपको कि मतलब दिक्कत हो रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहे हैं तो आप क्या करिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एक बार देखिए, दो बार जरूर देखिए, समझ में आ जाएगा। कान में लीड लगा लीजिए, ठीक है, ब्लूटूथ अगर मोबाइल का है तो उसको लगा करके देखिए, ठीक है, केवल वही आवाज़ सुनाई दे आपको, समझ रहे हैं हमारी बात। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट। ये देखिए, अब क्या करा, ये सब्जेक्ट दोनों में एक ही है, तो इसी की क्वालिटी वो गरीब है, इसी की क्वालिटी वो ईमानदार है। वह गरीब है और ईमानदार भी है,
ठीक है। तो एक ही व्यक्ति की दो अपोजिट क्वालिटी, ये पुअर है तो ऑनेस्ट है, ठीक है। तो हम अगर आल्दो से इसे बनाना चाहें बेटा तो सबसे पहले आल्दो लिखेंगे, आल्दो। अब यहाँ पे यह इस्तेमाल कर दीजिए आप, ही इज पुअर, कामा लगा दीजिए आप, यहाँ पे कामा लगा दीजिए, कामा। अब यहाँ से ही इज ऑनेस्ट, इस तरह से बनेगा, फुल स्टॉप लगा दिया गया, ठीक है। यानी कि इस सब्जेक्ट का भी पहला अक्षर इस्तेमाल कर देना है और यहाँ पर भी पहला अक्षर इस्तेमाल करना। अगर इसी सेंटेंस को हम दाऊ से बनाना चाहें, दाऊ से, तो ऐसे हो जाएगा, ही इज पुअर दाऊ दाऊ ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ठीक है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, दोनों का अर्थ यही होगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं अपना, वो क्या है। राम इज वेरी रिच, he is not satisfied, he is not satisfied, फुल स्टॉप। देखिए राम इज वेरी रिच, राम बहुत धनवान है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे देखिए राम आया है नाउन, उसी का प्रोनाउन दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है। अब एक ही चीजें, मतलब ये क्या करना है कि एक ही चीज फोटो कॉपी नहीं कर लेना है कि पहले में ही है तो दूसरे में भी ही आना चाहिए, पहले में सी दूसरे में सी, पहले में नाउन हो जाएगा, उसी का प्रोनाउन दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखिए ये हो गया, राम इज वेरी रिच, राम बहुत धनवान है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब वो संतुष्ट नहीं है। तो हम आल्दो से अगर बनाना चाहें तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आल्दो, आल्दो। राम में आर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, सबको रीजन पता है, प्रॉपर नाउन है, इज वेरी रिच, ठीक है ना। यहाँ कॉमा लगा लीजिए, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड ऐसे होगा। अगर इसी सेम सेंटेंस को आप आल्दो से ना बना करके दाऊ से बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कामा जरूर लगा दीजिएगा, कामा नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आल्दो राम इज वेरी रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर इसे दाऊ से बनाना चाहते हैं, राम इज वेरी रिच, दाऊ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ऐसे होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो इवन इफ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और किस जगह पे करेंगे, किस प्रकार का सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इससे थोड़ा सा हट के वो होगा, बस अर्थ निकाल लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। एक चीज गौर करिएगा, दोनों वाक्यों में विशेषण जरूर रहेगा, ये इसमें आई विल नॉट टेल ए लाई, पहला सेंटेंस देखिए, सॉरी ही विल नॉट टेल है, ही विल नॉट टेल ए लाई, हिंदी बताइए क्या होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा ना। ही इज हैंग्ड फॉर डेथ, ही इज हैंग्ड फॉर ट्रूथ, ही इज
चलिए यहाँ लिख देते हैं। ये वाक्य है, ही विल नॉट टेल ए लाई, ही इज हैंग्ड फॉर ट्रूथ। अगर इस तरह का वाक्य हो, इतना विरोधाभास हो, वह झूठ नहीं बोलेगा, ही इज हैंग्ड फॉर डेथ फॉर ट्रूथ, उसे सच्चाई के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसा वाक्य बन रहा है कि वह झूठ नहीं बोलेगा, वह झूठ नहीं बोलेगा। आगे क्या बोला है, वह झूठ नहीं बोलेगा, इसका अर्थ लगाइए, चाहे उसे फांसी पर लटका दिया जाए। ठीक है, ही विल नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा, वह झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसे सच्चाई के लिए फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसे इसको बना लीजिए। तो ऐसे वाक्य में आप देखिएगा जो निगेटिव सेंटेंस होगा उसको प्रिंसिपल क्लॉज बना लीजिए। तो हो जाएगा ही विल नॉट टेल ए लाई। चलिए, ही विल नॉट टेल ए लाई। ठीक है, इवन इफ है ना, इवन इफ इसमें कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही होगी बेटा, क्या करोगे जी? जब हमारे पढ़ाने का टाइम होता है तो इनके भौंकने का टाइम होता है। ही विल नॉट टेल ए लाई इवन इफ ही इज हैंग्ड फॉर ट्रूथ। ऐसे होगा, ट्रूथ। चलिए एक सेंटेंस और देख लीजिए फटाफट। इस तरह के सेंटेंस होंगे तो आप इवन इफ का प्रयोग करिए। हमेशा ध्यान में रखिए कि दाऊ और इवन इफ का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होना चाहिए, और आल दो का प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में होना चाहिए। बस एक कंसेप्ट याद रखिए, कभी फॉल्ट आपसे नहीं होगा। माई मदर विल नॉट हेल्प मी। चलिए फटाफट देखते हैं इसको। माई मदर विल नॉट हेल्प मी। उन सब का भी रफ्तार बढ़ रहा है भौंकने का। आई ruin totally, I ruin totally। चलिए इसको और में बता देते हैं। माई मदर विल नॉट हेल्प मी, मेरी माँ मेरी मदद नहीं करेगी। आई ruin totally, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाता हूँ। तो इसका सेंस क्या लग रहा है? मेरी माँ मेरी मदद नहीं करेगी, चाहे मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊँ। अब इसे क्या करेंगे, इसी को प्रिंसिपल क्लॉज आपने बना लेना है। तो माई मदर विल नॉट हेल्प मी, बीच में लगा दीजिए इवन इफ। ठीक है, ये सब्जेक्ट आई है और आई को कभी हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे जब वह किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम करता है, नहीं कि नॉमिनेटिव केस में होता है तो आई स्मॉल नहीं होता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ, इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स ऐसे हो जाएगा बेटा, आप इसको सिंपल, इसको प्रिंसिपल क्लॉज बना लीजिए। माई मदर विल नॉट हेल्प मी इवन इफ आई ruin totally, इस तरह से बनेगा। ठीक है ना? तो आप आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव टॉट यू। तो जिस किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले वीडियो में आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।